नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने धर्म शब्द पे चर्चा की थी। अब इस एपिसोड में आपको सनातन शब्द के विषय में बताऊंगा, क्योंकि हिंदुओं को इस बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि सनातन मतलब जो सर्वदा से है, या आपने शब्द सुने होंगे पुरातन, अधुनातन, वैसी सनातन जो हमेशा से है। अब आप सोचिए, इसके पहले कि जैसे लोग हम मानते हैं कि सनातन है, कोई बोले हम नहीं मानते। ये मानते नहीं मानते की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो प्रमाण चाहिए। अब आप ये बताइए कि सदा से है, अगर इसको आप बोलते हैं हिंदू धर्म को, तो मैं आपको बता दूं कि अब इसमें हमको थोड़ा विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के आधार पर चलेंगे तो वो तो फिर पंडित लोग बता देंगे आपको। तो मैं आपको सब तरफ से इकट्ठा करके सारे प्रमाणों के साथ बताता चलूँगा, जिससे आपको स्वीकार करने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमारे खगोल शास्त्री बताते हैं कि 13.8 बिलियन मतलब 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट। जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग आपने बहुत सुना होगा। इसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि एक विशालकाय गोला थी, और इसमें किन्हीं कारणों से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले विस्फोट हुआ। दूसरा एक सिद्धांत ये कहता है कि विशालकाय गोला नहीं थी, अति सूक्ष्म, जिसको सिंगुलरिटी कहा गया है। हमारे हिंदू पुराणों में या वेद में इसको निराकार कहा गया है, पर वैज्ञानिक निराकार नहीं मानते। अगर कोई वस्तु है तो निराकार नहीं हो सकती, उनका कहना है। लेकिन उसको उन्होंने कहा सिंगुलरिटी, इनफाइनाइटली स्मॉल। अब अगर आप फिर वो विषयांतर हो जाएगा, अदरवाइज आप देखिए कि इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब आप जो भी साइज बताएंगे, मैं बोल रही, क्योंकि इनफाइनाइट है, इसके आगे और, तो उसी को सीधे सीधे हमारे पुराणों में निराकार कहा गया। पर चलिए हम वैज्ञानिक तरीके से ही बात करेंगे, विज्ञान का जमाना है। इनफाइनाइटली स्मॉल एक चीज है जिसमें इनफाइनाइट ग्रेविटी है और इनफाइनाइट एनर्जी है। मतलब इतनी छोटी सी चीज जो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी कहा गया है जिससे, जो इनफाइनाइट स्मॉल है, उसमें इनफाइनाइट एनर्जी है। अब इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ईश्वर है कि नहीं है, वो अभी तो मैं साइंस जो बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। तो किसी कारण से ये छोटी वस्तु बढ़ना शुरू हुई। अंत में बढ़ते बढ़ते जैसे गुब्बारा होता है कि आप हवा बढ़ते जाओ, बढ़ता जाएगा और उसमें विस्फोट हो गया। कैसे भी, जो भी ये भी सिद्धांत हो या पहला वाला सिद्धांत हो, दोनों के अनुसार एक महाविस्फोट बिग बैंग हुआ। 13.8 बिलियन, ये कैसे निकाला 13.8, वो फिर वैज्ञानिक, हम उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे कि वो आज स्पीड नापे और जितने अलग हो रहा है, जो विश्व सृष्टि फैल रहा है ब्रह्मांड, तो उसकी कितनी स्पीड है, तो कितने साल पहले वो एक रहा होगा। ये एक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत है, और ये सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग का। सभी वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है समझने के लिए। सही है कि गलत है वाली बात जो है, उस पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, इसीलिए सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग का। अब इसमें देखिए कि जब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से कण में या एक विशालकाय गोले में विस्फोट हुआ, तो उस समय तो धर्म नहीं था, हिंदू धर्म भी नहीं था। तो हमको एक डेट मिल गई कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हिंदू धर्म नहीं था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो सनातन वर्ड पे हमको यही तो देखना है कि आखिर कब से, भाई कभी तो सबसे पुराना धर्म है, इसमें कोई शक नहीं, तो कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, यहीं पर हम पहुंचेंगे। तो हम पीछे से चालू कर रहे हैं कि भाई इस समय नहीं था। उसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत कहता है कि 4.56 बिलियन ईयर्स, माने 4.56 अरब वर्ष पहले
जो हमारा तारा है सूर्य, उसमें विस्फोट हुआ, या जो गैस थी जो नेबुला और ये सब कहा जाता है, आकाशगंगा में आपको पता होगा कि जो तारों का जन्म और मृत्यु होती रहती है, तो उस विस्फोट से पृथ्वी और सौरमंडल का जन्म हुआ। और चूंकि सूर्य से अलग हुए थे विस्फोट से, ये सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो जिस दिन अर्थात 4.56 बिलियन ईयर्स पहले जिस दिन पृथ्वी बनी सूर्य से टूटकर, उस दिन तो वह खुद ही तपता हुआ गोला थी, जिसमें हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा होगा। तो उस दिन भी कोई हिंदू धर्म का सवाल नहीं, क्योंकि आखिर कोई भी धर्म आया वो मानव के साथ आया होगा ना। पहले मानव का जन्म हुआ, मानव ने सोचा, सिद्धांत बनाए, ईश्वर का अस्तित्व ढूंढा, तब वो धर्म स्टार्ट हुआ। अब इसमें अगर बहस करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरे एक साथी ने कहा कि भाई इस तरीके से सिद्धांत से तो हर एक धर्म सनातन है, जो अलग रिलीजन है, मजहब है, ये सनातन है। क्योंकि जो इंसान था या नहीं था, धरती बनी या नहीं बनी, अल्लाह या गॉड ये तो थे। अल्लाह गॉड परमात्मा ये थे। कैसे थे वो मैं बताऊंगा, वो यही तो सूक्ष्म कण वाली बात है ना, सिंगुलरिटी वाली बात। लेकिन अपन धर्म की बात कर रहे हैं, वो थे कि नहीं थे बात नहीं कर रहे अपन। धर्म, और धर्म क्या है? आदमी से रिलेटेड, इंसान से। ये धर्म को किसने लाया? इंसान ने। इंसान ने सिद्धांत बनाए कि भाई एक परमात्मा है या एक अल्लाह है और वो धरती की सृष्टि की रचना करता है, तो ये इंसान ने बनाया। तो इंसान को पहले आना है, इंसान आएगा तब फिर धर्म की रचना होगी ना। तो हमको ये देखना है कि भाई इंसान कब आया, ये देखना चाहते हैं। तो जब पृथ्वी की रचना हुई 4.56 बिलियन ईयर्स पूर्व, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आपने देखा होगा ग्लोब, ये मेरे पास भी रखा हुआ है ग्लोब, इसको मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए दिख रहा है। इस ग्लोब में ये पृथ्वी है। अब इसकी रचना, अब ये पृथ्वी जो है, ये समझ लीजिए कि बहुत ये जब ठंडी होना शुरू, ये एंगल पे है, देखिए आप, ये एंगल पे है, सीधे सीधे अपने एक्सिस पे ऐसा सीधे नहीं है, ये देखिए टिल्टेड है और घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है और सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है। ये तो आपको मालूम है, मैं कोई इसको विज्ञान बहुत छोटे छोटे बच्चे, 8th क्लास के बच्चे समझते हैं, तो मैं इसको समझा नहीं रहा। मैं अपने उद्देश्य जो मुझको बताना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो जब ये पृथ्वी चूंकि अपने सोर्स से अलग हुई, हीट के सोर्स से, तो ये धीरे धीरे ठंडी होना शुरू। तो जब ठंडी होना शुरू होगी तो चूंकि सूर्य की गर्मी से तो गर्म होती है, आपने देखा ही है कि जब दिन में सूर्य निकलता है तो धरती तपती है। तो सूर्य की किरणें पूरी धरती पर एक समान नहीं पड़ती। जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को एक्सिस, जिनको पोल कहा जाता है, वहां पर ये किरणें तिरछी पड़ती है और इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। इसलिए आज भी आप ये कोई बड़ा भारी समझने की चीज नहीं है, तो बहुत मामूली चीज है। मैं आपको बताया ना, मेरा उद्देश्य कुछ और है। तो ये आज भी इक्वेटर पे बहुत गर्मी पड़ती है। इक्वेटर पे जो भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, भूमध्य रेखा पे जो देश हैं जैसे अफ्रीका वगैरह, यहाँ बहुत गर्मी। और जैसे जैसे आप उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण की ओर जाते जाएंगे तो आपको ठंड मिलती जाएगी, और अंत में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव आ जाता है, जहां तो कई किलोमीटर में बर्फ जमी हुई है। तो ये मैं जो बता रहा हूं कि जब पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई तो दोनों ध्रुवीय प्रदेश में पहले ठंडी होनी शुरू हुई। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसमें समझने की बात यह है कि जहां पहले ठंडी होगी वहीं पहले पानी बनेगा,
वहीं पहले इसके बड़े सिद्धांत हैं। वो कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि पानी दूसरे ग्रह आके टकराया, उससे पानी आया, बर्फ आई। अब मैं वो सब नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि आज की स्थिति में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में मोटी बर्फ की परत जो किलोमीटर में है वो जमी हुई। तो वहीं पर पहले इसका, और ये नहीं कि मैं मानता हूं की बात नहीं, मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, प्रमाण दूंगा। बस ये जरूर है कि मेरी बात समझने की, जो मैं नाम लूंगा जिन पुस्तकों का वो सब आप भी स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप बिल्कुल, मैं सब बताते चलूंगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश पहले ठंडे होंगे। जब पहले ठंडे होंगे तो वहां पहले पानी बनेगा, पहले हवा बनेगी, पहले वनस्पति बनेंगे, पहले छोटे छोटे जीव उत्पन्न होंगे, फिर मानव का जन्म भी पहले वहां होगा। अब देखिए, मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है ना, आपके नृतत्व शास्त्री जिनको कहा जाता है, मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप हो सकता है इनके विरोध में, क्योंकि भाई मैं तो अपना विचार प्रकट कर रहा हूं और प्रमाण के साथ कर रहा हूं। मेरा तो ये अनुरोध है इन बड़े बड़े महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कि भाई आप इस लाइन पे भी सोच के देखो। और लोगों ने सोचा है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के पहली बार सोच रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। लोगों ने सोचा है, मैं उनके भी आपको बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने सोचा है। तो जब आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जो मानव फॉसिल्स, जो ह्यूमन फॉसिल्स मिला है, जो अफ्रीका से खोद खोद के लाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पहले से बनमानुष था, झुका हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ। ये सोचने की बात है कि अफ्रीका इक्वेटर पे है, अगर वहां पर पहले आदमी पैदा होगा, वहां के फॉसिल्स हैं, ठीक है, आप वैज्ञानिक खोज करते रहिए कि भाई आपको फॉसिल 1.5 लाख साल पुराना फॉसिल मिला अफ्रीका में, लेकिन क्या यही प्राचीनतम फॉसिल है? नो। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। अगर यही सबसे पुराना प्राचीन होता तो आज अफ्रीकन लोग जो हैं वही सबसे आगे होते, एडवांस होते, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो तो हेरिडिटी से आगे बढ़ती जाती है ना। ये सिद्धांत तो आपको पता ही होगा ना। तो जो सबसे पुरानी मानव कम्युनिटी है उसी के पास दिमाग जाता है, क्योंकि वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है ना, वो एक दिन की बात नहीं है। आज भी मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि जो अपने आप बहुत बुद्धिमान कहता है वो एक दिन में बुद्धिमान नहीं बना है, या कोई बड़ा बोलते हैं कि जो ईश्वरीय देन है, गलत बात है। पक्का उसकी पीढ़ियों से जो सिद्धांत है ना, जीन से आते हैं, वो वैसा आया हुआ है, और ये धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। हर पीढ़ी, नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बुद्धिमान होती है, ज्यादा ज्ञानी होती, क्योंकि उसमें ज्ञान संचय होकर जीन से आता जाता है। तो अगर ये इस वैज्ञानिक सिद्धांत को लेके चलेंगे तो अफ्रीकी नस्ल कैसे आगे हो सकती है? और है ही नहीं, तो मानव का जन्म अफ्रीका में कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आप वहां फासिल नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि वहां किलोमीटर में बर्फ जमी है, वो अलग बात है। लेकिन आप फासिल नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मानव का जन्म ही अफ्रीका में कर दो। आज देखिए, ये जो वैज्ञानिक खोजे हैं ना, ये जो कॉलेज में पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, सब बकवास है, क्योंकि लगातार नई नई खोजें होती जाती है, हर 4-6 महीने में नई खोज आती है, और आपकी किताबें सालों तक कोर्स में वही चलती रहती हैं। तो इसलिए जो इसके स्टूडेंट हैं एंथ्रोपोलॉजी के या हिस्ट्री के या पुरातत्व के, उनको अपडेटेड रहना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, मैं आपको ये बता रहा था कि जो नॉर्थ पोल, उसके आसपास जो आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल मान लीजिए, वहां की जो जमीन है उस पर पहले इंसान पैदा हुआ। अब इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा तर्क से? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने एक पुस्तक पढ़ी, जहां से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ, आज से 12-13 साल पहले, वो लोकमान्य तिलक की कोई ऐसी ऑर्डिनरी और या किसी मठाधीश द्वारा लिखी गई नहीं है, वो लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जब उनको स्वतंत्रता संग्राम में जेल की सजा हुई थी, तो जेल में उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया था, और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, आपको पता है, ब्राह्मण थे वो, मराठी ब्राह्मण। तो जब उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा
तो उनको लगा कि ये जो पंडित लोग जो अर्थ बताते हैं और इसका जो अर्थ है, दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। तब उन्होंने ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर एक छोटी सी पुस्तक है, वो आपको अमेजन में मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से मंगाया था। उस पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम्स इन वेदास। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये निष्कर्ष निकाला है ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर कि आर्य आर्कटिक सर्कल से है। वो मैं आपको आगे और डिटेल चर्चा करूंगा, अभी तो सिर्फ सनातन वाली बात हो रही है ना। तो आर्य आर्कटिक सर्कल से है। बाद में उन्होंने मैक्स मूलर से जब मुलाकात की, वो उनको थोड़ी शर्म आई कि भाई मैं तो इस विषय का विद्वान नहीं, जैसे मुझको आती, बड़ी हिम्मत करके मैं आपके सामने आया हूँ कि मैं तो इस विषय पे, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे को कोई ठप्पा नहीं लगा, तो मैं बोलूंगा कैसे। ऐसी थोड़ी हिचक लोकमान्य तिलक जी को भी हुई। तो वो उनकी मुलाकात मेरे ख्याल से 1890 में समथिंग मैक्स मूलर से हुई, जो जर्मन विद्वान आपने नाम सुना होगा, उनसे हुई। और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा। तो मैक्स मूलर ने बहुत उनका उत्साह बढ़ाया और कहा, अरे बिल्कुल नई खोज है, आप तो इसको छपवाओ। और मैक्स मूलर स्वयं भी भारत आए थे, वो संस्कृत का अध्ययन करके, क्योंकि उनको ऋग्वेद पढ़ना था। तो ये मेरी पहली पुस्तक थी, और इस पुस्तक को आपको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि इससे मुझको और कई क्लू मिले। जैसे मुझको पता लगा एक पुस्तक का नाम, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की कंप्यूटर में, उस पुस्तक का नाम है पैराडाइज फाउंड, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस एट नॉर्थ पोल। ये भी कुछ 1880 में लिखी गई किताब है। सब देखिए, सब पुस्तक का लिखने वाले का उद्देश्य अलग होता है। लोकमान्य तिलक का उद्देश्य क्या था? ये बताना ऋग्वेद के आधार पे कि आर्य आर्कटिक सर्कल से है। ये जो मैंने बुक बताई द पैराडाइज फाउंड, इसके लेखक का उद्देश्य था स्वर्ग की खोज। उनका मानना था कि जब हर धर्म में स्वर्ग का है, स्वर्ग, जन्नत, हेवन सब में लिखा है, तो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर ऐसी जगह होगी जिसके मानव मस्तिष्क में याद रह गई, और वो मानता है कि कहीं स्वर्ग था और हमको वो स्वर्ग मिलेगा अगर हम अच्छा काम करेंगे। तो उनका उद्देश्य था ये, तो इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखी पैराडाइज फाउंड, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस एट नॉर्थ। उसका तीसरी पुस्तक, इसको भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो है पारसियों की धर्म पुस्तक जैन अवस्था। जैन अवस्था में आर्य कैसे आए, बड़ा स्पष्ट वर्णन है। तो दोस्तों, यहाँ ये तो सबको मालूम है, ये तो पुस्तकें हैं, पर जो मेरे बताने का उद्देश्य है कि ये तो सब नॉर्थ पोल का वर्णन है। नॉर्थ पोल या आर्कटिक सर्कल से आए ना। तो क्या आप सोचते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल में कुछ नहीं पैदा हुआ? नहीं। अगर आप आगे चल के गूढ़ विवेचना करेंगे, ध्यान देंगे, तो समझ में आएगा कि आर्कटिक सर्कल में भी मानव पैदा हुआ, पहले पैदा हुआ या एक साथ हुआ होगा, तो वो पहले मध्य की ओर आया। ये कैसे, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे आपको, कि उत्तरी जो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पर जो मानव पैदा हुए, वो कैसे कैसे, क्या प्रमाण है कि वहाँ पैदा हुए और वहाँ से आए, क्यों उनका माइग्रेशन हुआ, ये सब हम अगले एपिसोड पर देखेंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। अगर पसंद आया तो अपने मित्रों परिचितों को सब्सक्राइब करिए।